अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस करना है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब इनिशियली जब हमारे पास बायोलॉजी न्यू थी एज अ सब्जेक्ट, तो हमारे पास सिर्फ दो ब्रांचेस थी। ठीक है, इनिशियली बहुत पहले पहले हमने बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था। एक थी जूलॉजी, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास बॉटनी। जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते थे? जू का मतलब एनिमल, लॉजी का मतलब स्टडी। जूलॉजी में हम पहले किसकी स्टडी करते थे? एनिमल्स की स्टडी करते थे। ठीक है, और बूटा का वर्ड निकला है प्लांट से। ठीक है, यानी कि प्लांट की स्टडी, बॉटनी, बॉटनी में जो वर्ड है बूटा, ये निकला है प्लांट से, यानी कि प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। इनिशियली बायोलॉजी की सिर्फ ये दो ब्रांचेस थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और ब्रांच आई, माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी ब्रांच आई? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते थे? माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि इतने स्मॉल ऑर्गेनिज्म के जो आपको आपकी नेकेड आई, आपकी नॉर्मल आई से नजर नहीं आते। इनको देखने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हो, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि वायरसेस, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, ये सब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनको आप अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हो। आपको इन्हें देखने के लिए क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the organisms that cannot be seen through naked eyes. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हो, जिनको आपको किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। तो शुरू में हमारे पास ये तीन ब्रांचेस थी बायोलॉजी की। एक बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते थे, एक जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते थे, और एक माइक्रोबायोलॉजी के जिसमें हम बहुत छोटे 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 ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, उनको स्टडी किया करते थे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? तरक्की आती गई, आहिस्ता आहिस्ता स्टडीज और एडवांस होती गई। ठीक है, उसके बाद फिर और न्यू ब्रांचेस वजूद में आती गई, जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the structure and functions of molecules that form ठीक है। अच्छा, तो माइक्रोबायोलॉजी एक
बहुत रीसेंट ब्रांच है, एक रीसेंट ब्रांच है, लेकिन पहले ज़माने में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये थोड़ा टाइम हुआ है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वजूद में आई है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम मॉलिक्यूल के लेवल पे स्टडी करें। किसके लेवल पे स्टडी करें? मॉलिक्यूल के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। वो वाले मॉलिक्यूल जिससे सेल्स बन रहे हैं, वो वाले मॉलिक्यूल जिससे सेल के ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी, राइबोसोम, ठीक है, यानी कि ये वो ब्रांच है कि जिसमें हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जो मॉलिक्यूल सेल से रिलेटेड है, जो मॉलिक्यूल सेल के ऑर्गेनल्स से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास सेल है, एक सेल है, ठीक है, सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल की मेम्ब्रेन बनी है लिपिड से। किससे बनी है? लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपिड बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जो सेल की मेम्ब्रेन बना रहे हैं। तो अगर हम फॉस्फोलिपिड, वो वाले मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड के वो मॉलिक्यूल जो कि सेल की मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करें तो कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्रोमोसोम में मौजूद होता है डीएनए। क्या मौजूद होता है? डीएनए, डीएनए, ठीक है। यानी कि ये क्रोमोसोम्स के अंदर आपके पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आता है आपको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कहलाता है डीएनए। क्या कहलाता है? डीएनए। और डीएनए में क्या मौजूद? डीएनए बेसिकली क्या बना रही होती है? डीएनए से फाइनली हमारे पास क्या बन रही होती है? जीन्स बन रही होती है। क्या बन रही होती है? जीन्स बन रही होती है। यानी कि ये हमारी जीन्स कहाँ मौजूद होंगी? डीएनए में मौजूद होंगी। कहाँ मौजूद होंगी? डीएनए में मौजूद होंगी। तो अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इसमें क्या है, क्या क्या नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना छोटा है, ये मतलब अगर हम डीएनए के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो हम कौन सी बात में स्टडी करेंगे? हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। हम कौन सी बात में स्टडी करेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जो सेल से और सेल के ऑर्गेनल्स से रिलेटेड है, उनकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। इस तरीके से साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितना अमाउंट सोडियम का पाया जाता है, कितना अमाउंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, कितना ग्लूकोज पाया जाता है, कितना वाटर पाया जाता है, ये सब स्टडी जो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे कर रहे हैं सेल के बारे में, वो हमें किसमें मिलेगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मिलेगी। क्लियर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको? ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जीन्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जीन्स को भी डिस्कस करते हैं कि इस सेल के अंदर जो है ऐसा डीएनए है, इस सेल्स के अंदर ऐसे जीन्स हैं, ये वाले जीन्स एक्टिव हैं, ये वाले जीन्स इनएक्टिव हैं, ये वाले जीन्स गलत लग चुके हैं, जिसकी वजह से बीमारियां वजूद में आ रही है। तो ये सारी डिटेल स्टडी जो मॉलिक्यूल के लेवल पे होगी वो कौन सी ब्रांच में डिस्कस होगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर डिस्कस होगी, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास कौन सी है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी
अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसको पहले हम इकोलॉजी भी कहते थे। क्या कहते थे? इकोलॉजी, यानी कि इन्वायरमेंट की स्टडी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हम क्या डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं और इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसा इफेक्ट डालेगी इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा तो इससे वहाँ के प्लांट, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के ह्यूमन बीइंग सब पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम किसमें डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। अगर जो समंदर है वो किसका इन्वायरमेंट है? मछलियों का इन्वायरमेंट है। किसका इन्वायरमेंट है? मछलियों का इन्वायरमेंट है। अगर समंदर के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो सब कुछ इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, सब केमिकल्स जा रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट का मछलियों पे क्या असर होगा, इसको हम किस में डिस्कस करेंगे? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जाएगी तो ये प्लांट्स को या एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को कैसे इफेक्ट करेगी, इसको हम किस में डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, सैलाब आने लगेंगे, ठीक है, तो उस सैलाब से ऑर्गेनिजम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम कहाँ डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो माहौल ऑर्गेनिज्म पे किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है, इसको हम कहाँ डिस्कस करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी अच्छा, तो मेरीन हमारे पास बेसिकली दो तरह के वाटर होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी, फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी जो कि दरिया और झीलों वगैरह में पाया जाता है। एक होता है हमारे पास मेरीन वाटर यानी कि खारा पानी जो आपको समंदरों में मिलता है। कहाँ मिलता है? समंदरों में मिलता है। तो मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम समंदर यानी कि सी और ओशियन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम समंदर यानी कि सी और ओशियन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिक यानी कि आपके पास कौन सी मछलियाँ मीठे पानी में रह रही है, कौन सी मछलियाँ खारे पानी में रह रही हैं। ठीक है, जो मछलियाँ खारे पानी में रह रही है या जो ऑर्गेनिजम्स मेरीन वाटर या खारे पानी में रह रहे हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उस इन्वायरमेंट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि उसका एरिया कितना है, ये वाला ओशन कितने एरिया में फैला हुआ है, यहाँ पे कितनी तरह की ऑर्गेनिजम्स है, कितनी तरह की स्पीशीज है, इस इन्वायरमेंट के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इस समंदर के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, इस समंदर के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी है, इस समंदर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी है, इस समंदर में कितनी लाइट कहाँ तक पड़ रही है। ठीक है, यानी कि मेरीन वाटर यानी कि समंदरों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? मेरीन बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, मेरीन बायोलॉजी हमारे पास काफ़ी सारे लोग इसमें मास्टर्स कर रहे थे मेरीन बायोलॉजी के अंदर, तो उनके प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं कहाँ कहाँ पे, ये मनोड़ा की साइड पे या गडानी की साइड पे या हॉक्सबे की साइड पे, क्योंकि ये पूरा समंदर का एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनके इन्वायरमेंट में क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या
क्या चीज़ कम है, कौन सी चीज़ें उनके इन्वायरमेंट पे अच्छा असर डाल रही हैं, कौन सी चीज़ें उनके इन्वायरमेंट पे बुरा असर डाल रही हैं, कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म उस पानी में पाए जाते हैं। तो ये सब स्टडी किसमें हम करते हैं, मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी फ्रेश वाटर बायोलॉजी अच्छा, जैसे हमने मेरीन बायोलॉजी के अंदर जो खारे पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, यानी कि समंदरों के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेश वाटर के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे जो मीठे पानी में रहते हैं, यानी कि जो दरियाओं और झीलों वगैरह में रहते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स मीठे पानी में रह रहे हैं, ठीक है, उस मीठे पानी यानी कि उन दरियाओं और उन झीलों का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ ऑक्सीजन कितनी है, वहाँ सॉल्ट कितना है, वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उस झील या उस दरिया का एरिया कितना बड़ा है, वहाँ पे कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो ये सारी डिटेल हम किस में डिस्कस करते हैं, ये हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि मीठे पानी में रहने वाले जानदार और उनके इन्वायरमेंट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनका इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कितना बड़ा उसका एरिया है, और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनका इन्वायरमेंट जो है वो किन केमिकल्स से मिलके बना है, उनके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितनी है, फॉस्फोरस कितना है, सोडियम कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मिनरल्स कितने हैं, ये सारी स्टडियाँ किसमें करते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी अच्छा, अब देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी से फायदा ले रहे हैं और इंटर्न उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं पैरासाइट। जैसे कि मच्छर, ठीक है, वो मेरा खून चूस रहा है, अपना फायदा है ना उसका, मच्छर खून जो है वो मच्छर की खुराक है, तो मच्छर मेरा खून चूस रहा है और इन टर्न मेरे अंदर जरासीम डाले, जैसे मलेरिया का जरासीम डाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी से फायदा उठाएं और इन टर्न उसे नुकसान पहुंचाए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं पैरासाइट्स। क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े क्या करते हैं, कीड़े जैसे अगर मेरे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो कीड़े क्या करेंगे, मेरा सारा फूड खुद ले लेंगे, मेरे सारे न्यूट्रिशन खुद ले लेंगे और इन टर्न मुझे कमजोर करेंगे, तो पैरासाइट हुआ। ठीक है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी से फायदा लेगा और दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया हमारे लंग्स में आ रहा है, हमारे लंग्स की ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, इन टर्न हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, पैरासाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं उसे होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट। जैसे कि इंसान एक होस्ट है, ह्यूमन एक होस्ट है, और उसमें रहने वाला बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट। उसमें रहने वाला बैक्टीरिया क्या है, पैरासाइट है। क्योंकि बैक्टीरिया होस्ट यानी कि ह्यूमन के अंदर रह रहा है और
उसकी ऑक्सीजन यूज करे, उसके लंग की ऑक्सीजन यूज करे, लेकिन इन टर्न उसके लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो ये क्या कहलाया? पैरासाइट। और पैरासाइट जिस बॉडी के अंदर रहता है उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। जैसे कि कोरोना वायरस है, हमारी बॉडी में आता है, हम होस्ट हुए उसके, हमारी बॉडी में आता है, हमारे लंग्स की ऑक्सीजन वगैरह यूज करता है, ठीक है, और इंटर्न हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो कोरोना वायरस क्या हुआ है? पैरासाइट हुआ, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर जाके उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे अपना फायदा हासिल करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है मलेरिया का जरासीम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। हम होस्ट है, ठीक है, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारा हीमोग्लोबिन चूसेगा। क्या चूसेगा? क्या यूज करेगा? हमारा हीमोग्लोबिन यूज करेगा, यानी कि वो अपना फायदा ले रहा है, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन यूज कर रहा है और इन टर्न हमें बीमारी कॉज कर रहा है, मलेरिया से बुखार हो रहा है और इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मलेरिया का जरासीम क्या हुआ? एक पैरासाइट हुआ जो होस्ट से फायदा लेगा और इन टर्न होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो क्या कहलाता है? पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट रहेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे ट्रांसफर होगा। जैसे कि टीबी की बात करते हैं, टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलेगा? डायरेक्ट खांसी करने से फैलेगा। जब बंदा खांसी करेगा, अगर उसकी खांसी में टीबी के ड्रॉपलेट्स होंगे और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो उसको भी टीबी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जा रहा है और उस पैरासाइट का अपने होस्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन है, यानी कि वो अपने होस्ट को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है, कितनी देर में नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब चीजें हम किसमें डिस्कस करते हैं? पैरासाइटोलॉजी में, यानी कि पैरासाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे फैल रहा है इसको डिस्कस करेंगे, और पैरासाइट अपने होस्ट को कैसे डैमेज कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसको हम किस में डिस्कस करेंगे? ये सब कुछ पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी, एक सेकेंड, ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, अब ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे? ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम सबसे पहले इंसान को डिस्कस करेंगे। इंसान का स्ट्रक्चर कैसा है, इंसान की बॉडी के अंदर कितनी बोन्स हैं, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ सप्लाई कर रही है, कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई कर रही है, यानी कि इंसान के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है हमारे पास एनाटमी। क्या कहलाती है? एनाटमी स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है। यानी कि मेरे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा ब्रेन स्कल में है, ठीक है, मेरे ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? एनाटमी कहलाती है। उसके बाद फिजियोलॉजी, यानी कि फंक्शन, कि कोई भी ऑर्गन कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मेरा लिवर कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मेरे किडनीज कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा स्टमक कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मेरा ब्रेन कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एवोल्यूशन, तो ह्यूमन बॉडी कैसे वजूद में आई, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दीलियां आई तो वो इंसान बन गया, ये एवोल्यूशन कहलाती है। यानी कि अगर जैसे जैसे कहा जाता है कि जो
चिंपैंजी वगैरह थे, उनके अंदर एप्स बेसिकली चिंपैंजी के जैसे होते हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन आया, उनके अंदर चेंजेस आया तो इंसान बन गया। हालांकि ये सब गलत है, ठीक है। एप्स के अंदर चेंजेस आया तो वो क्या बन गए, इंसान बन गए, तो ये कहलाती है एवोल्यूशन, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म में चेंज आया और कैसे वो चेंज आया कि वो इंसान बन गया, ठीक है। ये स्टडी कहलाती है एवोल्यूशन कहलाती है। इनहेरिटेंस, यानी कि जैसे मैं एक इंसान हूँ तो जो मेरी औलाद होगी तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसफर होंगे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होंगे, ये कहलाती है इनहेरिटेंस। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझ में कैसे ट्रांसफर हुए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मेरे पास आए हैं, ठीक है, ये सब क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। तो इंसान के बारे में कुछ भी स्टडी करना, चाहे उसके एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप उसके फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप उसकी विरासत यानी कि इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हो, ये तमाम एस्पेक्ट को आप किसमें स्टडी करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, अच्छा, सोशल बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का बाकी ऑर्गेनिज्म से कैसा इंटरेक्शन है, कोई ऑर्गेनिज्म किस पॉपुलेशन में रह रहा है। जैसे हम इंसान हैं, हमारा जानवरों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, हमारा प्लांट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, हमारे कल्चर्स कैसे हैं, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तानियों के कल्चर्स अलग होंगे, ठीक है, इस्लामिक कम्युनिटीज के कल्चर्स अलग होंगे, हिंदू कम्युनिटीज के कल्चर्स अलग होंगे, इंडियन कम्युनिटीज के कल्चर्स अलग होंगे, इंडिया के कल्चर्स हमसे अलग होंगे, यूरोप के कल्चर्स हमसे अलग होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के कल्चर्स कैसे हैं, ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर्स कैसे हैं, ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे और दूसरी तरह की स्पीशीज यानी कि जानवरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, प्लांट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो इंटरैक्शन, जो बिहेवियर, जो कल्चर आपस में, जैसे कि इंसानों का आपस में इंटरैक्शन, आपस में कल्चर, आपस में बिहेवियर, ये बिहेवियर उनका, ये इंटरैक्शन उनका जानवरों के साथ, ये इंटरैक्शन उनका प्लांट्स के साथ, इस सबको आप कहाँ पे स्टडी करते हैं, सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, यह की बहुत रीसेंट ब्रांच है। This is a very recent branch of biology, very recent branch है, very recent branch है। इसमें आप क्या स्टडी करते हो, अच्छा, इसमें आप जो हो वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी, कि आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स जो है, आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को ऑर्गेनिजम्स या इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी को लाइफ की फलाह व बहबूद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को इंसानों की और जानवरों की और प्लांट्स की फलाह व बहबूद के लिए, उनके फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ आप किसमें पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे इंसुलिन बनाना, बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाए, शुगर के पेशेंट्स को लगती है ना इंसुलिन, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया है, ठीक है। टेक्निक्स, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स वगैरह यूज करके आपने बैक्टीरिया से क्या बनाई, इंसुलिन बनाई, ठीक है। तो ये किसना है, बायोटेक्नोलॉजी, कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों को फायदा पहुंचाया, बायोटेक्नोलॉजी में आई। वैक्सीन्स बनाना, क्या आप टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे इंसानों, जानवरों और प्लांट्स की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, वैक्सीन बनाना आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। मेडिसिन बनाना आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है,
गाय को इंजेक्शन लगाना कि जिससे गाय दूध ज़्यादा दे, गाय के जो है वो गोश्त ज़्यादा अच्छा हो जाए, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। प्लांट्स के अंदर इंजेक्शन लगाना ताकि उन प्लांट्स के अंदर प्रोटीन वगैरह ज़्यादा हो सकें, ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में आता है। तो बेसिकली बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी को लाइफ की फलाह बहबूद के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को इंसानों, जानवरों और प्लांट्स की फलाह बहबूद के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तब आप किस में डिस्कस करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं, ये सब आपने याद करनी है। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ नहीं समझ आए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।